आइए हम सभी लोग अध्ययन करते हैं ओम्स लॉ, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी आज को आप जान पाए हैं। तो आइए इसी के आगे टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, गतिशीलता। गतिशीलता होता क्या है? आप तेज़ से भगोगे कब? जब आपको किसी प्रकार का पेन होगा तभी तो तेज़ से भगोगे, या कोई लक्ष्य आप निर्धारित किए हो। ठीक उसी प्रकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के अंदर, वो कब भागते हैं? उसकी गतिशीलता भीडी को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग का मान कब बढ़ेगा? जब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। ये बताया जाता है कि भीडी को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग का मान अंतर्मानुपाती होता है किसके? वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है बाह्य, हम स्रोत लगाते हैं उस पर, बाह्य कोई वैद्युत क्षेत्र जब उस पर हम आरोपित करते हैं, बैटरी या कोई चीज़ लगाते हैं, तो उस धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, इसका मतलब भीडी हो जाएगा आपका, भीडी बराबर हो जाएगा, यहाँ अंतर्मानुपाती चिन्ह गायब करेंगे, यहाँ लग जाएगा म्यू को क्या कहा जाएगा? गतिशीलता का संकेत है। म्यू क्या है यहाँ पर? म्यू एक नियतांक है, जिसको क्या कहा जाएगा? गतिशीलता। क्या कहा जाएगा? गतिशीलता। किसका गतिशीलता? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। ठीक, अच्छा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? भीडी अपान ई। प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर। अतः परिभाषा आपका हो जाएगा, बन जाएगा प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को, इलेक्ट्रॉन मत कहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, या इसी को कहा जाता, क्या कहते हो? अनुगमन वेग। अपवाह वेग प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग का मान किसके बराबर होता है? गतिशीलता के बराबर होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के बराबर होता है। इस प्रकार से मात्रक क्या बनेगा? अगर ध्यान दिया जाए, मात्रक बनाइए आप सभी लोग, क्या बनेगा सोचकर बताइए। भीडी जो है एक प्रकार से वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको पता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? कूलाम या बाइक्यू होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन। इसका मतलब क्या बन जाएगा? मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा? मात्रक। या फिर इसको वोल्ट में भी आप बना सकते हो आसानी से, फिलहाल हम इसी की रिस्पेक्ट में बना दिए हैं। मात्रक के बाद क्या बनेगा? बीमा की अगर बात किया जाए तो बीमा आपका इसका होगा, आप निकाल लीजिए क्या बनेगा? यम इनवर्स एल के पावर 0 हो जाएगा, टी के पावर 2 हो जाएगा, ए के पावर 1। ये इसका क्या बन जाएगा? बीमा। आइए अगले टॉपिक पर हम अध्ययन कराते हैं आप सबको, अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आइए बात करते हैं अपवाह वेग व वैद्युत धारा में संबंध। ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने एक हम बना रहे हैं तार। क्या है ये? तार। तो कल्पना में हम क्या बना रहे हैं? एक या लंबाई का एक क्या बना रहे हैं? तार बना रहे हैं। ठीक, जिसका अनुप्रस्थ काट कितना है? ए। अनुप्रस्थ काट कितना है? ए। इसको एक बैटरी से हम बाह्य बैटरी वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। इस पर एक क्या लगा देते हैं? बाह्य वैद्युत क्षेत्र धन ऋण। ठीक, इसी पर क्या करते हैं? लगा देते हैं। अब ये बताइए, धारा का प्रवाह जब इसमें होगा तो किस प्रकार से होगा? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जस्ट विपरीत धारा की दिशा होती है। इस प्रकार से ये क्या हो गया?
इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बहेगा, ठीक, तो धारा इस डायरेक्शन में बहेगा। और आपको पता होना चाहिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो लगाया गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन से ऋण होती है। इसका मतलब इस पर एक्सटर्नल जो वैद्युत क्षेत्र हम लगाए हैं, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र जो लगाया गया, इसका दिशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। और इसलिए आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं छोटे छोटे, ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक ठीक। किस वेग से गति कर रहे हैं, vd वेग से। तो विचार कर लेते हैं, माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार, चित्र के अनुसार हम विचार करते हैं। यल लंबाई मान लीजिए, कितना लंबाई मान लिया जाए, यल लंबाई मान लीजिए, या यल ही लंबाई मान लीजिए, या हाँ मान लेते हैं, माना तार का लंबाई कितना है, यल, तार की लंबाई कितनी है, यल है, ठीक। तार का के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैपिटल ए मान लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग इसी को कहा जाता है अपवाह वेग भी। क्या मान लेते हैं, vd मीटर प्रति सेकंड, vd मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, फिर यहीं से सब मामला लफा दफा हो जाएगा। यहीं से हम विचार करेंगे, अभी इसी को त्रिक बना लेंगे। तो आप कल्पना द्वारा बताइए, यहाँ क्या लिखा गया है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये बताइए, एक सेकंड में, यहीं से हम दिमाग लगा देते हैं, एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी, एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा, vd हो जाएगा, कॉमन सी बात है। मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में कितना दूरी चलेगा, ये vd मीटर दूरी चलेगा, कॉमन सी बात है, कोई इसमें सस्पेंशन तो है नहीं। अच्छा, तो आप बताइए, एक सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, vd। अच्छा, तो t सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ टाइम t मान लें तो t सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करेगा vd इंटू t। सही है, कितना दूरी तय किया, vd इंटू t। अगर हम विचार करें प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेते हैं क्या है, n है। ये क्या माना गया, एकांक मान रहे हैं ना हम, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। प्रति एकांक आयतन में हमने माना है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n। तो ये बताइए, अगर ये मान लीजिए इतनी दूरी तय करता है, इसकी लंबाई के बराबर, एक सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, vd। तो ये बताइए आयतन कितना हो जाएगा, इस चित्र में पूरा आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा वॉल्यूम बराबर हो जाएगा a इंटू vd हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है, अरे भाई ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सूत्र होता पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पर ये हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पर ये हो जाएगा। अतः पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, बताइए, n इंटू पूरा आयतन क्या हो जाएगा, a इंटू vd हो जाएगा, कॉमन सी बात है। इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना हो गया। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या करते हैं, किस में बदल देते हैं, आवेश में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, आवेश में। अगर ध्यान दिया जाए तो पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, n इंटू a इंटू vd हो गया। अतः कुल आवेश हो जाएगा आपका, Q बराबर बन जाएगा आपका NaVd
और ध्यान दीजिए ये 1 सेकंड के लिए निकाला गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो t समय के लिए अगर हम t समय तक अपनी बैटरी को ऑन रखते हैं तो t गुना मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये चूँकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसमें क्या करते हैं हम, ई से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, इतना कूलाम हो जाएगा, इतना कूलाम। ई मीन्स यहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये क्या है आपका आयतन, ए वी डी क्या है आयतन, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हमने माना है यन, और टी क्या है, टी समय तक ये अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो यन ए वी डी इंटू टी बन जाएगा। तो धारा क्या होगा, अतः क्या निकालना है हमको, वी डी तो पता चल गया ना, हमें क्या निकालना है, वैद्युत धारा, क्या निकालना है, वैद्युत धारा, क्या निकालना है, वैद्युत धारा। अतः I बराबर होता है आपका Q बाई टी, ध्यान आया, Q का मान रख दीजिए यहाँ से, Q का मान क्या करते हैं यहाँ से हम रख देते हैं, क्या करते हैं Q का मान रख देते हैं, तो रख दीजिए N A V T T E बाई टी आपस में कैंसिल, इस प्रकार आपका सूत्र बनकर तैयार हो गया, I बराबर NA VD इंटू ई। यहाँ पर ध्यान दीजिए वैद्युत धारा भी है, और आपका अनुगमन वेग VD भी है। इसी प्रकार से ये सूत्र जो आपको प्राप्त हुआ, ये किसमें संबंध बता रहा है, वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। उपरोक्त इक्वेशन विद्युत धारा व अनुगमन वेग VD में संबंध बताता है, यही हमको हेडिंग से निकालना था। तो I बराबर एन ए वी डी इंटू ई, इसको क्या करना है, हम सबको माइंड में याद रखना है, क्योंकि इसका अब उपयोग हम करेंगे आगे, अभी ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे इसी की सहायता से। हम यहीं पर धारा घनत्व में भी संबंध, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे, ए का उठाकर क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। देखिए I बाई ए हो जाएगा, I बाई ए बराबर हो जाएगा एन वी डी इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और I बाई ए बराबर क्या होता है, इसी को क्या कहा जाता है, जे धारा घनत्व, ध्यान आया, एन वी डी इंटू ई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कभी पूछा जाए अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध बताइए तो आप इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से क्या करिएगा, गणना करके बता दीजिएगा। आइए बच्चों, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले विचार कर लेते हैं, माना तार की लंबाई क्या मान लेते हैं, यल। तार की लंबाई हम आप क्या मान लेते हैं, यल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए। क्या मान लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए। ठीक, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं क्या, यन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या मान लेते हैं, VD। क्या मान लेते हैं, VD। तार में प्रवाहित धारा मान लेते हैं I। क्या मान लेते हैं, I। तो आप ये बताइए, अनुगमन वेग और धारा में संबंध का फार्मूला आपको पता है, अतः हम कह सकते हैं, ज्ञात है आपको, I बराबर होता है NE VD इंटू ए। ध्यान आया, अच्छा, VD क्या है, यहाँ वेग है। अच्छा, तो क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, यही थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। V बराबर होता है आपका U प्लस AT, ये फार्मूला आप पढ़े हैं ना, यही फार्मूले से अभी हम VD की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए V बराबर U प्लस AT,
तो v को हम मान लेते हैं vd, अंतिम वेग को क्या माना गया vd, और प्रारंभिक वेग 0 हो गया। और a जो है यहाँ पर एक्सीलरेशन है, क्या है एक्सीलरेशन a, और t को क्या मान लेते हैं टाउ, श्रांत काल, क्या मान लेते हैं श्रांत काल। और जबकि एल्फ a बराबर हो जाएगा यहाँ से vd बराबर हो जाएगा आपका a बराबर क्या होता है त्वरण बराबर f/m हो जाएगा, f टाउ बाई m। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया? बहुत आसानी से इसको रखना है, परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ से f टाउ बाई m, क्योंकि आपको पता है f बराबर होता है m में। ध्यान आया? तो a बराबर हो जाएगा आपका a की जगह पर रखेंगे f/m। इस प्रकार से vd बराबर क्या रख देंगे इस सूत्र में f/m इंटू टाउ। सो रखने पर रख दीजिए, तो i बराबर हो जाएगा ne f टाउ अपान m इंटू a। ठीक, अब यहाँ से आप सूत्र को और डेरिवेट करेंगे, परंतु आपको पता है f बराबर होता है e इंटू क्यू। ध्यान आया? e इंटू क्यू, और q यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। q क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं f बराबर होता है e इंटू क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं e इंटू ई, स्मॉल ई मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन पर किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन पर किसका मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल ई। रखने पर यहाँ रख दीजिए f की जगह पर, तो i बराबर आपका हो जाएगा ne, f की जगह पर क्या रखोगे आप e कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र स्मॉल ई टाउ बाई m इंटू ए रख दिया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, इतना बात समझ में आ गया आपकी कि नहीं आ गया? और हमें निकालना क्या है आई बाई भी निकालना है, क्योंकि v बराबर आई आर होता है, v बराबर आई आर, तो हमें निकालना है v अपान आई को ढूंढना है, v अपान आई को ढूंढना है। तो यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र मिल गया, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको ज्ञात है v/l होता है, v/l विभव परवर्ता जिसे कहते हो, विभव परवर्ता वैद्युत क्षेत्र में संबंध का फार्मूला आपको ज्ञात है। तो E बराबर क्या रख देंगे v/l, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो इसलिए I बराबर आपका हो जाएगा ne, क्या रखेंगे यहाँ पर E के जगह पर v यहाँ ध्यान दीजिए विभव है, क्या है विभव, कंफ्यूज मत होइएगा, ये v क्या है विभव, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टाउ क्या है श्रांत काल, अपान यल यम इंटू ए। अब हम पहुंच गए अपने गंतव्य की ओर, पहुंच चुके हैं बच्चों, क्योंकि आपको भी पता चल गया और आई अब इसी में रिलेशन निकाल देंगे, और जो समस्त वैल्यू आएगा क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये लगभग ओम के नियम पर हम पहुंच चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं अगले स्टेप पर, चूँकि व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं है तो हमें डिलीट करके आगे बढ़ना होगा। ये ध्यान दीजिए, बगल में ऐसे लिखते रहेंगे रखने पर। इस प्रकार हम प्राप्त कर चुके हैं आई बराबर, अभी आप प्राप्त किए हो आई बराबर यानी भी ई, यहाँ ध्यान दीजिए ई का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, v टाउ a अपान lm। यल क्या है तार की लंबाई है, और स्मॉल m क्या है प्रवाह, जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान। तो हमें निकालना क्या है आई बाई भी हो जाएगा, v का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, आई बाई भी बराबर हो जाएगा n स्क्वायर a बाई lm। ठीक होगा कि नहीं होगा? और हमें क्या निकालना है v अपान आई निकालना है। v अपान आई बराबर क्या होता है r, यही तो ओम का नियम है। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये भी क्या होगा उलट जाएगा, lm अपान n स्क्वायर इंटू ए। ये देखिए ओम का नियम आ गया बेटा। v अपान आई बराबर क्या होता है r होता है, इसका मतलब ये समस्त वैल्यू क्या है एक नियतांक है, क्या है एक नियतांक है, ये क्या है एक नियतांक है। इसी को हम क्या कहेंगे r से लोकेट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे r से। इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v अपान आई बराबर r बराबर क्या हो जाएगा नियतांक, क्या हो जाएगा नियतांक। इस प्रकार से ओम के नियम का क्या हो गया
सत्यापन हो गया। उपरोक्त से क्या हो गया, ओम के नियम का सत्यापन है। यही ओम का क्या है, नियम है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो आपके तथ्य आए हैं ये सब क्या हैं, नियत ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक हैं। क्योंकि जब आप तार के ये समस्त नियतांक है, लंबाई बताया गया, द्रव्यमान बताया गया, किसका द्रव्यमान है यहाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, क्षेत्रफल, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इस प्रकार यही ओम का नियम है। ध्यान दीजिए, 3 नंबर में अक्सर प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर न्यूमेरिकल लगा दिया जाए तो 5 नंबर का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके आर बराबर आया है, आर बराबर अगर ध्यान दिया जाए तो क्या मिल रहा है, आर बराबर मिल रहा है LM अपान N ई स्क्वायर ए। ये ध्यान दीजिए, जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यही नियतांक, ये जो आपके नियतांक है यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। धन्यवाद। आइए देखते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हम पाए हैं ओम के नियम के सत्यापन जब किए हैं, किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। तो अभी आप फार्मूला एक पाए थे, आर बराबर आप पाए थे ML अपान, ध्यान आना चाहिए, अभी हम प्रूव किए थे, N ई स्क्वायर A इंटू टाउ। ध्यान आया। इसके अगर हम इसी पर अगर हम गणितीय विवेचना करें तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। बिंदु नंबर 1, आर का मान जो होता है लंबाई के क्या होता है, तार के लंबाई के क्या होता है, अंकमानुपाती। अगर तार के लंबाई का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जैसे अपने दैनिक जीवन में आप सभी लोग दूर दराज ले जाकर मोटर लगाते हो तो वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए का मान जितने अधिक रहेगा तार का प्रतिरोध उतने कम होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि तार का मोटाई कम हो गया, तार दुबला हो गया तो आर का मान बढ़ जाएगा। या फिर तीसरा आप यहाँ से निकाल सकते हो निष्कर्ष, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाउ, 1/टाउ श्रांत काल जिसे कहते हो, श्रांत काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध का मान। और चौथा आप फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उनके संख्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार से चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कारण नहीं कारण, कारक कहा जाए, निम्नवत कारक हैं। इस प्रकार से इतने कारक हैं, तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले इतने कारक हैं। ई का मान आपको पता है, ये कांस्टेंट होता है, 1.6×10⁻⁻19 होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। और शेष बिंदु जो हैं चालक के प्रतिरोध को क्या करते हैं, ये बात करते हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। किसी चालक में ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, ये आपको पता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। एकदम से ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि उसमें जब आपका ताप बढ़ेगा तो श्रांत काल का मान क्या होगा, घट जाएगा। और श्रांत काल का मान अगर घट जाएगा तो अभी आप पाए थे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाउ, और श्रांत काल का मान जितने कम होगा प्रतिरोध का मान उतने अधिक हो जाएगा। इस प्रकार अब हम विचार कर लेते हैं, यदि किसी माना चालक, मान लेते हैं चालक, तार का 0 अंश सेल्सियस पर क्या प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध मान लेते हैं R0, क्या मान लेते हैं R0। और T अंश सेल्सियस पर क्या मानते हैं, T अंश सेल्सियस पर ताप जब बढ़ा देंगे, T अंश सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मान लेते हैं क्या हो जाएगा, RT। ये ध्यान रखिएगा, सांकेतिक लैंग्वेज है। टेम्परेचर T पर प्रतिरोध आपका क्या हो गया, R, और टेम्परेचर 0 पर प्रतिरोध क्या हो गया, R0। ठीक, अतः सूत्र इसके लिए जो बनेगा, एक होता है इसमें आपका चालक का प्रतिरोध तापीय गुणांक, यदि प्रतिरोध
चालकीय गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अल्फा से। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा एक संकेत है, चालकीय गुणांक बताता है। ठीक है, तापीय, यदि प्रतिरोध चालकीय ताप गुणांक कहा जाए तो और बेहतर होगा। ताप गुणांक को क्या मान लेते हैं? अल्फा। सो आपका फार्मूला बन जाएगा RT बराबर आपका बन जाएगा R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी। ध्यान रखिएगा, ये आपका रेडीमेड फार्मूला आ गया। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। ये RT क्या है? T टेम्परेचर पर तार का प्रतिरोध। R0 क्या है? 0 अंश सेल्सियस ताप पर तार का प्रतिरोध। अल्फा क्या है? ताप गुणांक है। और T क्या है? आपका टेम्परेचर, मतलब तार का टेम्परेचर जो हमने क्या किया है? इंक्रीज किया है। या अल्फा बराबर हम निकाल सकते हैं, यहीं से अगर ट्रांसपोज करें तो अल्फा बराबर अगर आप निकालें तो सूत्र आपका आ जाएगा RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। ये सूत्र आपका बन जाएगा अगर यहीं से आप ट्रांसपोज करें। ठीक है, विचार करते हैं ओम के नियम की सीमा। आपको पता है तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु ओम के नियम की सीमा के संदर्भ में वास्तव में इसके आधार पर आपके परिपथ दो प्रकार के होंगे। परिपथ कितने प्रकार के हो जाएंगे? परिपथ दो प्रकार के। कौन कौन? आप सोच रहे हैं ओम के नियम का सीमा सर बता रहे हैं कि परिपथ का प्रकार बता रहे हैं। इसके आधार पर परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है ओमीय परिपथ और दूसरा होता है अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ या ऐसा भी कह सकते हो, ओमीय चालक भी बोल सकते हो। ओमीय चालक भी आप बोल सकते हो। ठीक, इसका मतलब वे चालक जो ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। वे चालक जो किसका? ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमीय परिपथ। क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक। ये भी तक खत्म हो जाएगा। ओमीय चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीय चालक। लगभग हर परिपथ ओम के नियम का पालन करता है। लेकिन आप बताइए 100 वाट का जब आप बल्ब जलाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो आप ओम के नियम में स्पष्ट कहे हो कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जब तंतु, जो बल्ब का तंतु है, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपका है अनओमीय चालक वे चालक हैं जो ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन नहीं करते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अनओमीय चालक कहलाते हैं। अनओमीय चालक कहलाते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ होता है आपका, अगर आप ओम के नियम से सूत्र आप जानते हो V बराबर आई आर, तो R बराबर होता है V अपान आई। आपको पता है अगर V और I में अगर आप ग्राफ खींचें तो इस प्रकार से आपके ग्राफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं थोड़ा सा सोच लीजिए, ऐसे रेखीय ग्राफ। इसका मतलब ओमीय चालक के लिए ग्राफ है। एक पर हम क्या ले लेते हैं? धारा ले लेते हैं, और एक पर क्या लेते हैं? विभवांतर। तो इनके बीच अगर आप ग्राफ खींचो तो ये क्या आएगा? एक आपका सीधा रेखा में आएगा, और इसके जो टेंजेंट होगा उसी झुकाव को हम आप क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ध्यान दीजिए, टेंजेंट निकाला जाता है थीटा यहाँ हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक, यहाँ थीटा कोड लगा दीजिए तो लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहाँ से अगर हम टेंजेंट निकालें तो जो ढलान होगा, जिसको ढाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ढाल क्या बताएगा? प्रतिरोध बताएगा। क्या बताएगा? प्रतिरोध। इस प्रकार से धारा और वोल्टेज के बीच जब आप विभवांतर खींचोगे तो आपका जो ग्राफ मिलेगा कैसा मिलेगा? एक सरल रेखा मिलेगा। इसी चीज़ को ओमीय चालक को कहा जाता है रेखीय चालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय चालक। रेखीय चालक क्यों कहा गया?
क्योंकि आपका ग्राफ कैसा मिला, रेखा मिला, एक सीधी रेखा मिला। इस ध्यान दीजिए आपके विषय वस्तु से यहाँ पर जो अगला टॉपिक आएगा कार्बन प्रतिरोध तथा उसके वर्ण कोड, ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है। आपको अब हमें पढ़ाना है प्रतिरोध का संयोजन, समांतर और श्रेणी क्रम, और उसके बाद आपको बताना है वैद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र W = VIQ वाला जो फार्मूला हम निकालेंगे किए गए कार्य के लिए फार्मूला, वो एक आपका लेक्चर में वीडियो दे देंगे। उसके बाद हम कराएंगे न्यूमेरिकल। धन्यवाद।